हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2024 का जो मेंस का एग्जाम हुआ था 20 जनवरी को, दो शिफ्ट में हुए थे। एक 18 जनवरी 2025 को, एक 20 जनवरी 2025 को। तो 20 को जो एग्जाम हुआ है उसमें जो भी मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी का डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है, जो आने वाले एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलते हैं आज के पहला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में चार संख्याएं दे रखी है, जैसे चार संख्याएं हैं। पूछ रहा है कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, कह रहा है कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। 24 से कटने का मतलब क्या है, 8 या 24। वह संख्या 3 से, 8 से या 2 से, 2 भी इसके मल्टीपल में आता है, कटना चाहिए। देखिए यह तो पहले ही छट गया, 2 से नहीं कट रहा है, ठीक है। 8 यानी 4 से कटना चाहिए। देखिए 4 से क्या होता है, लास्ट का 2 अंक कटना चाहिए, भी छट गया। 4 का क्या होता है, इकाई का मतलब इकाई और दहाई, लास्ट का 2 अंक कटना चाहिए। यहाँ 18 था, 4 से नहीं कटा, भी 4 से नहीं कटेगा तो एक ही बच गया। यानी ऑप्शन से ही हम छांट देंगे, ठीक है। या 3 का रूल लगा देते, कुछ भी लगा के ऑप्शन से ही छांट के बढ़ जाना है इस तरह के क्वेश्चन को, ठीक है, तुरंत बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओ केंद्र वाले वृत्त में चाप एबीसी वृत्त के केंद्र पर 134 डिग्री का कोण अंतरित करती है। जीवा एबी को बिंदु पी तक बढ़ाया जाए तो सीबीपी के किसके बराबर है। देखिए एक ओ केंद्र वाला वृत्त है और ए बी सी चाप है, ए बी सी चाप है, ठीक है। इस चाप द्वारा केंद्र पर कह रहा है, इस केंद्र पर जो है 134 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। और कह रहा है जीवा ए बी को बिंदु पी तक बढ़ाया गया। इस जीवा ए बी को ना बिंदु पी तक बढ़ाया गया, ठीक है। तो सी बी पी, ये सी बी पी, इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है क्या होगा। आया क्वेश्चन समझ में, यही क्वेश्चन में दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे तो ये 134 है, तो यदि हम इसको इस तरफ बढ़ाएं तो क्या पढ़े हैं, किसी भी सर्किल में जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाया गया कोण का डबल होता है। यानी ये जो है ये थीटा, तो ये 2 थीटा होता है। यानी 134 है, इसका ये डबल था, इसका आधा होगा। 134 का आधा क्या होता है, 67। ये होगा 67 डिग्री। आया समझ में, इसका ही डबल होता। अब ये 67 है, ये क्या होगा 67 डिग्री। हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी सर्किल में अगर कोई चक्रीय चतुर्भुज इस तरह दे रखा हो, ठीक है, तो ये एंगल जो है इसको बढ़ाने पर बने एंगल के क्या होता है, इक्वल। ये ध्यान रखना है। नहीं तो एक रूल और पढ़े हैं, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। ये ए है या बी है तो ए प्लस बी क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये 67, ये क्या होता है, 180 में से 67 घटा दीजिए, 180 में 67 घटा देंगे यानी कि 113 डिग्री। अब ये हमें मिलता है 113 डिग्री, ठीक है। फिर ये 113 होता, तो फिर तो इसका 180 ही होता योग। फिर 180 में 113 घटाते, फिर 67 पर ही आते। इसलिए सीधे याद रखना है, ये एंगल ए तो ये एंगल ए, बस, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 3 नंबर। एक्स बराबर 4 प्लस रूट 6 है, वाई बराबर 4 माइनस रूट 6 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। इसका स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, रूट 6 का स्क्वायर 6, माइनस 2 चौके 8 रूट 6 होगा, मतलब प्लस में होगा, प्लस में है। तो इसको करेंगे तो फिर 4 चौक 16, रूट 6 का 6, माइनस 2 चौके 8 रूट अंडर 6, ठीक है। इससे ये खत्म, तो 16 6 22, 22 44। आया समझ में। इस तरह क्वेश्चन आए तो स्क्वायर करके फटाफट जोड़ देना है, कुछ विशेष था नहीं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसीडी में कुछ मिसप्रिंट है। इसका पूरा क्वेश्चन क्या होना चाहिए, ये इसमें कुछ मिसप्रिंट है फ्रेंड्स, ठीक ना। इसका हम पूरा क्वेश्चन बता रहे हैं, पीडीएफ में क्लियर दिख ही नहीं रहा है क्या क्या इसमें है। चलिए इस क्वेश्चन में है, एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण जो है, विकर्ण बीडी का वैल्यू दे रखा है 70 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में और दे रखा है एल लंब बीडी है, एल परपेंडिकुलर बीडी है, और सीएम परपेंडिकुलर बीडी है। तो एल 18 और सीएम 20 चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। एक चतुर्भुज है, पहले इसको खींच लेते हैं, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। और कह रहा है बीडी जो विकर्ण है बीडी ये 70 सेंटीमीटर है। इस पर जो ए एम परपेंडिकुलर है एल वो है 18, और सी एम जो इस पर परपेंडिकुलर है, इस पर जो परपेंडिकुलर है सी एम वो 20 है। यही दे रखा है क्वेश्चन में, और बी डी का वैल्यू 70 है। हमसे इसका एरिया पूछ रहा है। देखिए त्रिभुज इसमें एक ए डी बी बन रहा है, इसका एरिया क्या होगा, 1/2 गुने आधार बी डी गुने ऊंचाई ए एल, प्लस नीचे वाला त्रिभुज डीबीसी का क्या होगा, 1/2 गुने आधार बी डी
गुने ऊंचाई cm। यही दोनों त्रिभुज को जोड़ने पर तो बन जा रहा है पूरा चतुर्भुज। यही एरिया हमसे पूछ रहा है, दोनों को ऐड कर देंगे। 1/2 BD कॉमन आएगा, BD है 70, AL है 18 और CM है 20। इसे कैलकुलेट कर देना है, ये कट के हो गया 35 गुने 18 20 28, इसे मल्टीप्लाई करिएगा 1330 आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये दे रखा है, इसको सरलीकृत रूप ज्ञात करिए। तो कहीं भी एक पावर m होता है बट्टा एक पावर n होता है तो क्या लिख सकते हैं, एक पावर m घटे n जब भाग में होता है। वही बात है, 5 में से 4 गया, एक पावर 1 होगा, एक पावर 1 देखिए एक ही जगह मिल गया, यही मार के बढ़ जाना है। नेक्स्ट करिएगा 3 - 8 -5, ठीक है। 7 - 2 -2 रह जाएगा, 7 में से 9 जाएगा तो ये भी ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, पी क्यू आर समकोण त्रिभुज लेते हैं। आर पर समकोण है, आर है यहाँ, ये पी है और ये क्यू है, आर पर समकोण कह रहा है। मान लीजिए पी क्यू 29 है और क्यू आर 21 है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, जब 29 हो कर्ण, यानी ये कर्ण हो रहा है, और एक भुजा 21 हो, एक भुजा 20 होगा, कहे कि ये ट्रिपलेट बनाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 29 21 20 समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। 90 है, जैसे हम निकालेंगे तो 20 निकल जाएगा। ठीक है, कर्ण पता है, आधार पता है, तो लंब बराबर क्या करते हैं, पूर्ण कर्ण का स्क्वायर 29 का स्क्वायर घटे 21 का स्क्वायर, कैलकुलेशन करने पर 20 आ ही जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है क्यू बराबर थीटा दे रखा है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से देखिए कॉस थीटा क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। हमसे पूछ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा होता है आधार बट्टा कर्ण। ठीक है, लिख ही देते हैं, आधार बट्टा कर्ण इसका स्क्वायर, और साइन थीटा होता है लंब बट्टा कर्ण इसका स्क्वायर। तो आधार हमारे पास क्या है 21, कर्ण है 29, इसका स्क्वायर बट्टे लंब है 20 और ये है 29 इसका स्क्वायर। 21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर 400 और 29 का 841, दोनों के नीचे यही आ जाएगा, तो घट के 41/841 इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, प्रथम 92 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो लगातार n सम संख्या का जो एवरेज होता है वो n × n+1 होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। लगातार n सम संख्याओं का एवरेज, संख्याओं का योग होता है n × n+1, लगातार n सम संख्याओं का योग। ठीक है, ये होता है n × n+1, और जब औसत पूछे तो ये होता है n+1। ठीक है, लगातार n सम संख्या का। तो 92 का औसत पूछ रहा है लगातार, 92 1 93, ये योग पूछता तो 92 गुणे 92 1 93, इसको गुना कर देते। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। 2 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या 9487500 है। ठीक, बड़े शहरों में प्रवास के कारण यह प्रतिवर्ष 8% की दर से घटती है। 8% घटी यानी 92/100 बचेगा, फिर 8% घटी, 2 बार हुआ है, 2 वर्ष 92/100 बचेगा। तो वर्तमान में गांव की जनसंख्या क्या होगी। देखिए इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर चलाएगा, बट इसे गुना करने में टाइम लगेगा, तब डिजिटल सम यूज कर सकते हैं। डिजिटल सम में क्या होता है, सारे डिजिट को जोड़ के हम लोग पता करते हैं जो LHS पार्ट और RHS पार्ट सेम है कि नहीं, यानी इसके इक्वल में जो भी आंसर आने वाला है हमें, उसका डिजिटल सम और इसका डिजिटल सम सेम है या नहीं, यही देखना होता है। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी संख्या दे रखा है उसके डिजिटों का योग निकालते हैं। योग में यदि 9 आए तो उसे छांट देना है पहले ही, 9 और 0 को। ठीक है, 0 0 को तो कोई यूज ही ना है, 9 खत्म, ठीक है, 5 4 9 खत्म, 9 को हमें हटा देना है। तो 8 और 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा 15, और 5 1 जोड़ेंगे तो 6, यानी इस पहले पार्ट का डिजिटल सम क्या हो गया 6। सेकंड पार्ट में चलते हैं, गुना में 92 है, नीचे सबको जोड़ना ही नहीं है। ठीक है, 92 की 9 हट गया तो 2 2 बच गया, 2 गुने 2, ये हो गया गुना करने पर 24, डिजिटल सम 4 2 6, यानी इस पूरे पार्ट का डिजिटल सम क्या आ गया 6। तो जो भी आंसर होगा उसका डिजिटल क्या सम क्या होना चाहिए 6। जैसे आंसर ये है, इसको चेक करते हैं, 8 0 3 0 2 2 0। देखिए 9 तो नहीं छट रहा है, जोड़ देते हैं, 8 3 11 4 15, 15 या अंकों का योग, इसको जोड़ेंगे 5 1 6, डिजिटल सम सेम है, मतलब A नंबर B नंबर आंसर हो जाएगा। ऊपर वाले को देखते हैं जोड़ के, 8 7, देखिए 7 और 2 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, तो बच गया डिजिटल सम 0 या 9 कहिए। ठीक है, यही बचा, 0 या 9 एक ही लेना है, डिजिटल सम में एक ही हो जाता है, तो सिर्फ B छटा है। उसी प्रकार ये सभी 6 नहीं आने वाला है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि डिजिटल सम का यूज करते वक्त ऑप्शन में यदि ज्यादातर ऑप्शन का मान लीजिए डिजिटल सम इसके इक्वल हो जा रहा है, सेम आ रहा है, तब तो ऑप्शन से नहीं मार पाएंगे, तब कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, पी और क्यू एक 400 मीटर की दौड़ में भाग लेते हैं, पी और क्यू एक 400 मीटर की दौड़ में भाग लेते हैं।
पी जो है 12 की चाल किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है, अब पी क्यू को 20 मीटर की बढ़त देता है। इसका मतलब क्या होता है, 20 मीटर पहले से क्यू दौड़ना चालू किया। बढ़त का मतलब यही हुआ, यानी पी 400 मीटर दौड़ा तो ये 380 दौड़ेगा। ठीक है, बढ़त का मतलब यही हुआ। फिर भी 13 सेकंड से हार जाता है क्यू। क्यू 13 सेकंड से हारने का मतलब 13 सेकंड अधिक ले रहा है क्यू, यही हुआ इसका मतलब। तो क्यू की चाल पूछ रहा है, पी का चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले पी के द्वारा लिया गया समय पता करते हैं, तो पी कितना समय लेगा, 400 की चाल है, मीटर दूरी है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। ठीक है, दूरी 400 मीटर तय करते हैं 12 की चाल से, 12 किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुना। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड ले जाने के लिए 5/18 से करेंगे, और उल्टा जाएंगे मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में, 18/5 से गुना करेंगे। ठीक, तो कैलकुलेट करिए, 400/12 गुने 5, 18 चल जाएगा ऊपर। ठीक है, 6×3 = 18, 6×2 = 12, 5×9 = 10, 1 शून्य खत्म, 4×3 = 12, 120 सेकंड लेगा। ठीक है, पी कितना ले रहा है, 120 सेकंड। तो एक क्यू कितना टाइम लेगा, 13 सेकंड अधिक, 120 में आप 13 जोड़ दीजिए, यानी 133 सेकंड लेने वाला है कौन, क्यू। तो क्यू का समय क्या होगा, दूरी बट्टा चाल, ये 380 चलता है, 133 सेकंड लेता है। ठीक है, इतना हो गया मीटर प्रति सेकंड। अब आंसर किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको काटिए, 19×2 = 38, 20, 19 से कट रहा है, 19×7। ठीक है, हाँ, तो ये आ गया 20/7 मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटा में 18/5 से गुना करेंगे, तो 5×4 = 20, 18×4 = 72/7 हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। भाग देंगे 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अक्षय ने 21 सेंटीमीटर व्यास की 3 समरूप अंगूठियां इस प्रकार रखी कि हर अंगूठी अन्य 2 अंगूठियों की छूती है। 3 मतलब अंगूठियां इस तरह रखा कि 2 अंगूठियां को टच करता है, इसका व्यास है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, उसने देखा कि वृत्तों से घिरा हुआ एक स्थान है, इसका वृत्तों से घिरा हुआ एक स्थान, ये जो बीच में बचा हुआ है उसका हमें एरिया पूछ रहा है। समझे, देखिए इस पार्ट का पूछ रहा है हमसे एरिया, ये जो बीच में बचा हुआ है इसका एरिया हमसे पूछ रहा है। ठीक है, ये सेंटर है और सभी को हम मिला देते हैं, तो हमसे पूछा रहा है, हाँ इस पार्ट का जो छायांकित पार्ट है इसका क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। अगर रेडियस आर है, आर है, ये आर है, आर है, तब तो एक ही वृत्त है। ठीक है, यही 2r का वैल्यू दे रखा है, व्यास 21, रेडियस होगा 21/2। तो देखिए एक बन रहा है समबाहु त्रिभुज, सारी भुजा क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये 60, ये 60, ये 60 डिग्री का एंगल होगा, ये 60 का होगा, ये समझ में आ गया समबाहु त्रिभुज बना। समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 60 60 60, ये वृत्त का एक पार्ट है, ये एक वृत्त खंड जो है, त्रिज्य खंड जो है ये 60 डिग्री का है, 60 60 60 सा 3 है, तो 60 तो 180, तीनों को मिलाएंगे तो एक अर्धवृत्त ही बन जाता है। आ रहा है समझ में, ताकि एक वृत्त का पूरा एंगल होता है 360, अभी 60 का एक टुकड़ा लिए, 60 का इसका टुकड़ा लिए, 60 का इसका टुकड़ा लिए, 180 डिग्री तो बन ही जा रहा है, यानी कि एक अर्धवृत्त बन जा रहा है। तो पूरा समबाहु त्रिभुज में से ये तीनों पार्ट हम घटाएंगे जो कि एक अर्धवृत्त बन रहा है। अर्धवृत्त का एरिया होता है πr²/2, ये निकल जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल 3/4, भुजा हो गया 2r, तो 2r रखेंगे यहाँ, 2r का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 4r² माइनस π/2r²। ठीक है, 4 से 4 खत्म, r² हम कॉमन लेंगे बन जाएगा √3 घट्टे π/2। तो r² का वैल्यू है, r है 21/2, तो 21/2 का होल स्क्वायर रखेंगे इंटू √3 क्या है 1.732। ठीक है, अब π/2, पाई का वैल्यू है 22/7, तो 22/7 नीचे है 2। ठीक है, इसे कैलकुलेट कर देना है हमें, 21 का स्क्वायर 441/4 इंटू 1.732 माइनस, ये देखिए 2 से 11, इसको भाग दीजिएगा तो 7 × 7 पॉइंट 7×5 = 1.57 करीब आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे कैलकुलेट कर दीजिए, 441/4 गुने ये माइनस करिएगा तो यहाँ से चला आएगा कितना 1.73, हमारे पास 2 अंक पकड़ते हैं तो 1.57 है, इसको माइनस करना है, 13 में 7 गया 6, 1 0.16 मिला, क्या मिला 0.16, ये उड़ेगा बट्टे में 100, 4×4 = 16, 4 से 25, 25 से 4 47 में भाग दीजिए, चलाएगा 0.70, इसका आंसर। ठीक है, आ गया ये भी समझ में। चलते हैं नेक्स्ट,
कुछ छात्रों की आयु दे रखा है, इनका माध्यक आयु पूछ रहा है, माध्यक आयु वर्ष कितनी होगी, यानी माध्यक हमसे पूछा जा रहा है। जब भी कुछ आंकड़ा दे के उसका माध्यक पूछे तो उससे सर्वप्रथम बढ़ते या घटते क्रम में अरेंज कर लेना है। जैसे इन आंकड़ाओं को हम लोग बढ़ते क्रम में लिखते हैं, ठीक है। तो छोटा है 11, फिर है 12, फिर 13, फिर 14 भी है, फिर 15, 13 दो बार है, ठीक है फ्रेंड्स, 13 और रखते हैं, फिर 14, फिर 15, फिर 16, 17, 18, 19। देखिए 3 3 6 3 9 एक 10 गो है, हम लोग भी देखिए 5 5 10 गो लिख लिए, बढ़ते क्रम में लिख लिए हैं। अब लिखने के बाद जो बीच में आता हो, ठीक है, वही उसका क्या होता है, माध्यक होता है। तो बीच में कौन आ रहा है, इधर से हम 4 गो छाड़ दिए, इधर से 4 गो छाड़ दिए, तो बीच में 2 गो आ रहा है। यदि बीच में कोई एक संख्या रहता है तो वही माध्यक होता है। जब बीच में 2 संख्या आ जाए तब माध्यक क्या होगा, दोनों को जोड़ के उसका आधा कर देना है। 14 15 जोड़ के 29/2, यानी 14.5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी शंकु का आधार का व्यास 56 है, आधार का व्यास यानी रेडियस क्या हो जाएगा, जब व्यास 56 रेडियस उसका आधा होता है, हो जाएगा 28। देखिए इसका शॉर्टकट में बताते हैं, पहले फॉर्मूला बता देते हैं। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ यानी पाई आर एल होता है वक्र पृष्ठ, यह है 3080। हमसे इसका आयतन पूछा, आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कोई शंकु है, इसका हमको रेडियस मिला है 28। अब यहाँ पर रेडियस आर और पाई का वैल्यू रखेंगे तो हमें एल निकलेगा। अब एल निकालेंगे तब एच निकालेंगे, तब नहीं इसमें पुट करेंगे तब निकलेगा, ये लगेगा टाइम, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो देखिए इसका हमें वैल्यू बताना है, इसमें पाई शामिल है, पाई का वैल्यू होता है 22/7, यानी इसके गुणक में 11 शामिल है। तो जो भी आंसर आएगा वो 11 से कटना चाहिए, ये क्लियर। तो 11 से विभाजिता का रूल क्या होता है, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या 11 है, कहने का मतलब सम स्थान। पहला क्या है, पहला स्थान, तीसरा स्थान और 5वां स्थान, इनके एक एक करके छोड़ के पहले जोड़ लेना है, कहने का मतलब। तो 3 1 4 1 5, अब देखिए 9 5 14, 14 और 5 का अंतर है 9, यही अंतर यदि 0 या 11 आए मतलब 11 से कट जाता, तो 11 से नहीं कट रहा। इसी प्रकार हमें चेक करके मार देना है सिर्फ ऑप्शन से। यहाँ देखिए 8 2 10 1 11, बच गया 7 और 4 11, देखिए अंतर आ गया ना 0, मतलब ये 11 से कटेगा, यही इसका आंसर हो गया। इस तरह बस चेक करके हमको बढ़ जाना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। इसका स्क्वायर ये दे रखा है, इसे हल करना है। तो 5 का स्क्वायर 25z² प्लस 7 49y स्क्वायर माइनस 7 5 35 दूना 70zy प्लस वही चीज यहाँ है, 7 49z² 25y स्क्वायर प्लस 35 दूना 70zy, अब माइनस में 49z² हो गया, इससे ये खत्म, ठीक है। तो क्या क्या बचा है देख लीजिए, 25z² 49z² खत्म, तो 25z² होगा तो ऑप्शन नंबर 1 में है ही, दोनों को जोड़ेंगे तो 74 हो गया बी नंबर आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छोटा दिख रहा है, केंद्र O वाले एक वृत्त में व्यास AB को वृत्त के बाहर बिंदु C तक बढ़ाया गया। एक केंद्र O वाला वृत्त है, ठीक है, इसमें व्यास AB को बाहर बिंदु C तक बढ़ाया गया, व्यास है AB, इसे बाहर बिंदु C तक बढ़ाया गया, और C से D पर CD स्पर्श रेखा खींचा गया, इसे CD, ठीक है, और CD है 7√3, और DBC ये एंगल दे रखा है 120 डिग्री, DBC एंगल है, इसको अलग कर दिखा देते हैं, ये है 120 डिग्री, ठीक है। हमसे वृत्त के व्यास का लंबाई, वृत्त का व्यास पूछ रहा है, ये सेंटर है, ठीक है। तो ये यानी रेडियस है, ये भी रेडियस है, पूरा 2r व्यास है, r निकाल के डबल कर देना है, ठीक है। इसको हम इससे मिलाते हैं तो ये भी रेडियस होगा, ये रेडियस इक्वल है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये 120 एंगल थी क्या होगा 60, ये भी क्या होगा 60 का है कि इक्वल है, ये भी हो जाएगा 60 ही, है कि ये तीनों देखिए ये 60 है, तीनों कोनों का योग 180 होता है, तो ये भी 60 हो जाएगा, तो ओ लगता है इसका नाम, तो OBD बन गया समबाहु त्रिभुज, ER तो ये भी R, ठीक है। एक कंसेप्ट होता है किसी भी सर्किल में सेंटर से स्पर्श रेखा पर जो मिलने वाला लाइन होता है वो 90 पे होता है, ये एंगल होगा 90, इधर 60 है, इधर हो जाएगा 30, ठीक। अब त्रिभुज DBC में देखते हैं, ये 30 है, ये 120 है, ये क्या होगा, तीनों कोनों का योग कहीं भी 180 होता है, तो ये भी हो जाएगा 30,
ठीक है। ये और हमें ध्यान ही रखना है, जब कोई त्रिभुज हो, ये 120 डिग्री हो, ये 30 हो, ठीक है, ये 30 हो और ये 30 हो, तो ये 1 होता है, तो ये √3 होता है। ये सब ध्यान रखना है, इस कैलकुलेशन हमारा पास होगा। ठीक है, ये √3 है, मतलब ये 7 है, तो 1√3 के रेशियो में होता है, 7√3 है तो 7 होगा। उसी प्रकार ये डीबी भी 7 होगा, डीबी क्या होगा, 7 होगा। रेडियस हमें 7 मिल गया, तो व्यास क्या होगा, 7 का दुगना 14। ठीक है, आ रहा होगा समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका एलसीएम बताना है। 2 के पावर 3, 9 के पावर 2 गुने 13 है, फिर 2 के पावर 2, 13 के पावर 2, 19 है, यहाँ है 9 के पावर 3, 13 के पावर 2 और 19 के पावर 2 है। एलसीएम में क्या करते हैं, जो भी कॉमन हो तीनों में या दो कोई में, तो बड़े वाले को लेते हैं, या जो अकेला बचा हो उसको ले लेते हैं। जैसे 2 देखते हैं, 2 किस में है, इन दोनों में कॉमन है। इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 2 है, तो बड़ा 2 के पावर 3 है, तो बड़ा वाला हम लोग ले लेंगे 2 के पावर 3 गुना। अब कौन है, 9 को देखते हैं, 9 यहाँ है फर्स्ट में और थर्ड में, दोनों में बड़ा कौन है, 9 के पावर 3, 3 ले लेंगे। अब क्या बचा, 13, ये दोनों में 13 है, सेम ही है तो कोई एक ले लेंगे, 13 के पावर 2। 19 देखिए, 19 के पावर 2 बड़ा है, 19 के पावर 2 ले लेंगे। 13 तीनों में था तो 2 बड़ा था, अब कोई नहीं बचा, यही क्या हो जाएगा आंसर। आया समझ में। एलसीएम में इस तरह गुणनखंड विधि के एलसीएम में इस तरह बनाना होता है हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 51 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 8 किलोग्राम मक्के को, 51 रुपए प्रति किलोग्राम है, ऐसा हम 8 किलोग्राम लिए, इसका दाम इतना हुआ। 68 रुपए प्रति किलोग्राम वाला हम लोग 9 किलो लिए, तो कुल इतना रुपए लगेगा। तो मिश्रित मक्के का प्रति किलो दाम क्या होगा, कुल दाम ये हुआ, और 9 8 17, 17 के जी हमारे पास मक्के हैं, तो इसे कैलकुलेट कर देना है। 17 तिया 51, 8 तिया 24, 17 चौके 9 चौके 36, तो आ गया 60 रुपए। ठीक है, 2 नंबर इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। 2 मित्रों के आयु का अनुपात 4:3 है, 4 वर्ष बाद 6:1 होता है, कितना वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद। ठीक है, तो अब से 22 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा। आयु का वर्तमान में 4:3 है, 4 वर्ष बाद ये होता है, तो अब से 22 वर्ष बाद का पूछ रहा है। रेशियो में देखिए, ध्यान दीजिए, ये 4:3 का गैप 1, 6:5 का गैप 1 है। ठीक है, और इन दोनों का गैप देखिए, 6:4 का गैप 2, इन दोनों का गैप 2। जब इस तरह सेम हो, देखिए तब हम सीधे कर देना है, 6:4 का गैप 2, यही 2 कितने के इक्वल, 4 वर्ष बाद बोल रहा है 4 के इक्वल, तो 1 का वैल्यू 2, तो पहले होगा 4 दूना 8 और 3 दूना 6, पहले उम्र ये था। 4 वर्ष बाद 6 दूना 12, 5 दूना 10 होगा। हमसे पूछ रहा है अब से 22 वर्ष बाद, अब का उम्र तो 8:6 है, तो 22 8 30 हो जाएगा, ये 22 6 28 हो जाएगा। 22 वर्ष बाद दोनों का योग 58 वर्ष। ठीक है, यही कह रहा था। देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। एक किराने की दुकान का मालिक मुरलीधर अपने ग्राहकों को छूट स्कीम, 5 पानी की बोतलें खरीद पर 6 बोतल मुफ्त, यानी 5 पानी का बोतल आप खरीदिए तो 1 मुफ्त पाइए। तो मुरलीधर द्वारा प्रभावित छूट क्या, तो मुरलीधर क्या छूट दे रहा है, देखिए हम 5 बोतल खरीदे तो 1 मुफ्त पाए, यानी 1 हम मुफ्त पा रहे हैं। उसका कितना बोतल उसके दुकान से बिक्री हुआ है, 6 बोतल, हमारे पास 6 बोतल आया, उसमें से 1 ही ना मुफ्त था, 6 पर 1 कितना परसेंट वही देख देना है, 6 बोतल पर 1 मुफ्त हमको मिला। ये नहीं जो 5 पर 1 मुफ्त नहीं कहना है, हम 6 लिए तब 1 मुफ्त हुआ। ठीक है, तो 6 पर 1 मुफ्त बोले 100% कर देना है, हो गया ये 16.6/16.67 आ जाएगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न आंकड़ों का माध्यिका बताएं। तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन, MEDIAN, मीडियन बराबर L + N/2 घटे CF या C जो लिखिए बटे F गुने H, इस तरह होता है। ठीक है, मीडियन का फॉर्मूला यहाँ देखिए, L क्या है, N/2 क्या है, CF सब बताते हैं। पहले वर्ग अंतराल लिखते हैं, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। बारंबारता क्या है, 9 16 24 15 और 4, यह फ्रीक्वेंसी बारंबारता। एक होता है संचयी बारंबारता, जिसको लिखते हैं CF। ठीक है, ये कैसे निकालते हैं, तो पहला वर्ग अंतराल का बारंबारता 9 है, तो इसका संचयी बारंबारता 9 होगा। और सेकंड वर्ग अंतराल का बारंबारता 16 है, तो इसका संचयी बारंबारता जो होगा, इसका बारंबारता और ठीक इससे पहले वाले को जोड़ देना है, ठीक पहले वाले सभी को, 16 9 25,
उसी प्रकार इसका संचयी बारंबारता क्या होगा, 24 है बारंबारता। ठीक, पहले वाले सभी को जोड़िए, 24 और 16, 40 और 9, 49। ठीक, उसी प्रकार नेक्स्ट यहाँ तक का योग 49 था, तो 49 और 15, 64, 64 और 4, 68। ये निकाल दिया हम संचयी बारंबारता। इन सबों को जोड़िएगा तो आ जाएगा 68, यही 68 है एन। ठीक है, अब देखिए अब एल क्या है, तो एन 68 मिला, तो पहले हम एन बट्टा 2 निकालेंगे, एन निकाल लेंगे तो एन बट्टा 2 निकालेंगे, 68 बट्टा 2 करेंगे, क्या आ गया 34। तो हमेशा जो भी एन बट्टा 2 आएगा 34, तो हमें पता करना है 34 से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता कौन है। तो 34 से ठीक बड़ा कौन होगा संचयी बारंबारता, तो 49 होने वाला है। तो 49 का जो वर्ग अंतराल होगा ये 40 से 60, यही कहलाएगा माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग भी निकालना समझ गए, कभी कभी माध्यिका वर्ग भी पूछ देता है। ठीक है, आ गया समझ में। अब आते हैं फार्मूला पर। एल जो है वो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा है, माध्यिका वर्ग है 40 से 60, इसका निम्न सीमा क्या है 40। लेकिन और ध्यान देना है, माध्यिका वर्ग 40 से 60 है ना, तो जो भी आंसर होगा 40 से 60 के बीच ही होगा। तो ऑप्शन में सब बीच में ही है, तो हल करना पड़ जाएगा। प्लस एन बट्टा 2 हमें 34 प्राप्त है ही, और सी एफ क्या है, जो माध्यिका वर्ग होता है, माध्यिका वर्ग है, उससे ठीक पहले वाले वर्ग जो है उसका संचयी बारंबारता, यही होता है सी एफ। ठीक है, तो घटे 25 बट्टा एफ क्या है, तो माध्यिका वर्ग की बारंबारता ये है एफ, तो ये है 24। एच क्या है, वर्ग अंतराल, तो इन लोगों गैप गैप क्या है 10, तो यही है एच, तो गुने 10। तो इसे कैलकुलेट कर देना है, 40 प्लस 34 में से 25 जाएगा, जाएगा 9, ये 24, और वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल 20 था। ठीक है फ्रेंड्स, 20 है, ये क्या होगा 20, तो गुने 20, 3 तिया 9, 3 8 24, ये 4 5 20, ये 4 2 8, तो 40 प्लस 5 तिया 15 बट्टा 2, तो 40 प्लस ये 7.5, तो 47.5 आ गया इसका आंसर। ठीक है, आगे आगे ये भी समझ में। चलते हैं नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन आधा योगा है, इसका पूरा हम देख के डाल देंगे शॉर्ट्स में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। एक आदमी 860 रुपये में मोबाइल फोन बेचता है और कुछ हानि उठाता है। यदि उसने इसे 1070 में बेचा, 680 में बेचता है तो कुछ हानि होता है, 1070 में बेचता है तो उसका लाभ पूर्व की हानि का दोगुना होता है। जो भी कॉस्ट प्राइस होगा, इस पर बेचे तो हानि हुआ, हानि अगर 1 होता है, इस पर बेचे तो प्रॉफिट 2 हो रहा था। यही बोल रहा है मोबाइल फोन का लागत मूल्य क्या होगा, यानी इस विक्रय मूल्य से इस विक्रय मूल्य का गैप जो है 3 यूनिट के इक्वल होगा। तो गैप क्या होगा, 680 घटाते हैं 0, 15 में 60 गया 7, 9 में 6 गया 3, 9 होगा 390। ठीक है फ्रेंड्स, गैप क्या हो गया 390, यही 3 यूनिट का वैल्यू हो गया 390, 1 यूनिट का वैल्यू 13 यानी 130। तो 130 का हमें लॉस हो रहा होगा, और 13 दूना 26, 260 का फायदा हो रहा है। 130 का लॉस हो रहा है 680 पर बेचने पर, तो क्रय मूल्य क्या होगा, लॉस को जोड़ देते हैं, 810 रुपया हमारा क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, आगे आई समझ में। चलते हैं नेक्स्ट। अमित को पहले वर्ष में अपनी बिक्री में 6%, पहला वर्ष में 6% प्रॉफिट, दूसरा वर्ष में 20% प्रॉफिट, तो पूरी बिक्री में कितना प्रॉफिट हुआ। यदि वर्तमान बिक्री इतना है, तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी, वो पहले 6 बढ़ा, सेकेंड ईयर 20 बढ़ा, तो उसकी पूरी बिक्री जो है 254,400 हो गया। तो 2 साल पहले उसकी बिक्री क्या थी, तो 6% 20% बढ़ते गया, 2 बार 6 20 26 प्लस 6 गुने 20 बट्टा 100, तो 1.2 यहाँ से ये निकला। ठीक है, यानी 27.2% का ओवरऑल वृद्धि हुआ। जो भी अमाउंट था 27.2% की क्या हुई है, ओवरऑल वृद्धि हुई है। जो भी अमाउंट होगा 27.2% बढ़ाइए, तो देखिए कितना बेस्ट ऑप्शन से ही छट रहा है, यानी 100 है तो बढ़ के 27.2 हो रहा है, यही वैल्यू ये है। इससे संभाल दीजिएगा तो 2 रेशियो में कट रहा है, यानी कि 2 लाख इसका आंसर होगा। बता रहा होगा समझ में, इस ऑप्शन ही बड़ा बढ़िया दे दिया, छटना ही आसान हो गया इसको। cos 27 डिग्री बराबर P बट्टा Q है, cos 27 एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, इसको 27 मानते हैं, तो cos बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, यानी ये P है तो ये Q है, तो लंब क्या होगा √Q² घटे P², यही तो होगा। ये 27 है, ये 90 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का योग 90 हो जाता है, हो जाएगा 63। ठीक है, ये हम लंब कर्ण आधार पता कर लिए। और देखिए cosec 27 है, तो cosec होता है साइन का उल्टा, इसका मतलब हो गया कर्ण बट्टा लंब। cosec 27 क्या हो गया, कर्ण बट्टा लंब, तो कर्ण है Q और लंब है Q² घटे P² घटे cos 63। cos 63 क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, cos 63 क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण,
आधार क्या है, यहाँ से हम देखेंगे। इसके लिए आधार तो ये हो गया, आधार हो गया क्यू स्क्वायर घटे पी स्क्वायर और लंब हो गया क्यू। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हाँ कर्ण बटा लंब, ठीक है। इसे कैलकुलेट कर देना है, दोनों का एलसीएम लेंगे क्यू, गुना में जाएगा रूट अंडर क्यू स्क्वायर घटे पी स्क्वायर। ये क्यू से क्यू गुना करेंगे क्यू स्क्वायर, ऐसे गुना हो जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा तो माइनस क्यू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा। इससे ये खत्म, ऊपर बचा पी स्क्वायर, नीचे बच गया क्यू इंटू रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक आयताकार पार्क की लंबाई चौड़ाई के बीच का अनुपात एल और बी के बीच का अनुपात है 3:2। पार्क का परिमाप है 120, तो लंबाई चौड़ाई 3x2x है, परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यही दे रखा है 120, एल प्लस बी क्या होगा 60, यही है 3 2 5, नहीं ये एल 3 है तो बी क्या है 2, 3 2 5 है 60, एक होगा क्या 12, तो 12 3 36, 12 दूना 24, लंबाई चौड़ाई हमें मिल गया। इसी का बताना है हमें, आया तो दोनों को गुना कर दीजिए, मतलब क्षेत्रफल बताना है क्या होता है एल गुने बी, तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 25 नंबर। एक टैंक जब पूरा भर जाता है तो आउटलेट पाइप ए द्वारा पाइप 5.6 घंटे लगते हैं खाली करने में, जबकि एक इनलेट खाली करने वाला है भरने वाला है, ये इसको 7 घंटे में भर देता है। यदि टैंक के भरे होने पर पाइप ए से शुरू करके पाइप ए बी प्रत्येक एक एक घंटे के लिए एकांतर रूप से चालू होता है। जब टैंक भरा हो तो पाइप ए से हम शुरू करते हैं, फिर ए और बी प्रत्येक एक घंटे के लिए आता है, ए आता है फिर बी आता है, फिर ए आता है फिर बी आता है, यही बोल रहा है, फिर ए आता है फिर बी आता है, एकांतर रूप से चालू किया जाता है। तो टैंक खाली होने में कितना समय लगेगा, ये दोनों का एलसीएम लेते हैं, 56 और 7 का एलसीएम 56 ले सकते हैं, 5.6 है, 5.6 10 गुना है, यानी इसका क्षमता माइनस में 10, यानी पर घंटा ये 10 खाली करेगा, इसका 7 8 56, पर घंटा ये 8 बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा तो भरेगा उसको। तो ए जो है 10 खाली करेगा पहले आते आते, और बी जो है आके 8 भर देगा, यानी स्टार्टिंग के 2 घंटे में क्या होता है ओवरऑल 2 खाली हो रहा है, यही हो रहा है, यानी 2 घंटा जब चलता है तो हमें 2 घंटा क्या मिल रहा है खाली हो रहा है। ये क्लियर, 2 घंटे में 2 खाली हो रहा है टंकी, हमें कितने खाली करवाने हैं 56। देखिए अब हमें 56 खाली करवाने हैं और 2 घंटा में 2 खाली होते हैं, ठीक है। हम पहले जाते हैं 46 तक, इसका 10 क्षमता को हम मान सकते 46 पर हम खाली करवाते हैं, क्या है वो भी बताते हैं आपको। अगर हम 46 तक खाली करवाना चाहते हैं यानी उसका 23 गुना, 23 गुना हम कितना खाली करवाना चाह रहे हैं 46, तो 23 गुना 46 घंटे लगेंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए 46 घंटे में 46 खाली हो चुका है, ये क्लियर है। अब 47वां घंटा है, किसका नंबर है, पहला है ए, तीसरा है ए, 5वां है ए, 47वां भी तो ए ही आएगा। तो 46 घंटे हम लोग 46 खाली कर चुके हैं, तो लास्ट में भी 10 तो बचा हुआ है, 56 का टैंकी था, तो अब ए का नंबर आएगा, ए आते ही खाली ही कर देगा पूरा, ए का क्षमता है 10 खाली करने का, ए आया ना तो 10 खाली कर ही दिया, यानी कि टंकी पूरा खाली हो गया ए के आते ही 47वां घंटा में, 47 घंटे में टंकी क्या हो गया पूरा पूरी खाली हो गया। ये बात अब आया होगा समझ में। यदि हम पहले ही 10 हटा के नहीं चलते इसके क्षमता को, तो लोग क्या करते हैं 2 घंटे में 2 खाली हो रहे हैं, 56 खाली करवाना है 28 गुना, 28 गुना 56 खाली करवाना है, 56 घंटे मार देते, उनका गलती हो जाता। इस तरह क्वेश्चन में ध्यान रखना है, लास्ट टाइम में वो खाली कर रहा है तो उसको हटा देना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। आदि और दिया को मिलाकर, आदि ए और डी मिलाकर कुल 1440 रुपया है। आदि का 3/10 भाग दिया के 3/5 भाग के बराबर है, तो दिया के पास कितनी राशि है 3 से 3 5 दूना कटा, तो ए नीचे आएगा दिया और 2 चल जाएगा इधर ऊपर 2/1, यानी आदि के पास 2 है, दिया के पास 1 रुपये है, तो 2 1 का अनुपात में हुआ, 2 1 3 का वैल्यू 1440, 1 का वैल्यू क्या होगा इसमें भाग दीजिए, तो 3 चौक 12 3 8 24 480 आ गया, 1 का वैल्यू। हमसे पूछ रहा है दिया का हिस्सा, दिया का 1 ही है, 480 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। 2000 रुपए पर 6.5% की वार्षिक दर से 13 फरवरी से 14 अप्रैल 2013 फरवरी 23 से
27 अप्रैल 23 की अवधि के लिए SI क्या होगा? यही 73 दिन का पूछेगा। 73 दिन ही हो रहा है, ठीक है। जब भी ऐसा आता है 73 दिन ही आता है। 73 दिन साल में होता है 365 दिन, यानी एक साल के ब्याज का 5वां हिस्सा। कोई दिक्कत? तो 2000 रुपये है, 6.5% वार्षिक है, 6.5% इसका निकाल दिए हम, यही क्या होगा? 130 रुपये आया। ये हुआ एक साल का ब्याज, इसका हमें 5वां हिस्सा बता देना है, तो 26 रुपये इसका ब्याज हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्वीटी और सुमन की वर्तमान आयु 4:5 है। 6 वर्ष पहले माइनस में 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:3 होता है। फिर देखिए एक का अंतर है, इनका अंतर है 2, तो सीधे 2 का वैल्यू 6, 1 का वैल्यू 3, तो 3 चौक 12, 3 5 15 है वर्तमान उम्र, और 6 वर्ष पहले 3 दूना 6, 3 तिया 9 है। वर्तमान उम्र 12 15 और 6 वर्ष पहले 6 9। क्या पूछ रहा है? स्वीटा का वर्तमान उम्र क्या होगा? स्वेटा था तो स्वेटा का 12, 4 रेशियो वाला है, स्वेटा का 12 उम्र हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 29 में है A/B जो है 2:3 है, और B/C जो है 5:7 है। तो CA हमसे पूछ रहा है। देखिए ये B ही है 3 और 5, इसे सेम कर दीजिए। क्या करना होगा? 5 तिया 15, तो ऊपर 5 से गुना कर दीजिए और नीचे 3 से गुना कर दीजिए, तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, और देखिए यहाँ पर 3 5 15, तो भी 15 है, या 3 7 21, ये हो गया ABC। हमसे पूछ रहा है CA 21:10, ठीक है। C नंबर इसका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। साइन A बराबर 5/13। साइन A, इसको A मानते हैं। साइन से होता है लंब बट्टा कर्ण, तो A 5 है और ये 13 है, तो 13 5 है, तो ये क्या होगा? 13 का स्क्वायर 169, 25 25, देखिए 144 आ रहा है ना। रूट अंडर 12 करेंगे, रूट अंडर करेंगे इसका तो 12 आ जाएगा। ये क्या मिल गया? 12। ट्रिपलेट बनता है, ठीक है। लंब बराबर कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हमसे इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो बस पुट कर दीजिए इसमें। कॉस ए पुट करिए, टेन ए पुट करिए, साइन ए पुट करिए, या टेन ए पुट करिए, वो आपका मर्जी, पुट करके अपना हल कर दीजिए, ठीक है। बस हो जाएगा इसका आंसर। पुट कर ही देते हैं। कॉस से क्या होगा? आधार बट्टा कर्ण 12/13 माइनस 2 10 ए लंब बट्टा आधार, तो गुने 5/12 बट्टे साइन ए आधार बट्टा कर्ण, तो 5 लंब बट्टा कर्ण 5/13, ठीक है, प्लस 3 10 ए क्या है? लंब बट्टा आधार, तो 5/12। बस इसे ही हमें हल करना था, ठीक है। 12 13 का LCM 13 गुने 12 ही होता। ये 12 बढ़ा 144, ये 5 दूना 10, 13 दहाई 130, नीचे क्या होगा? फिर 13 गुने 12, 12 5 60, प्लस ये 5 तिया 15 है, तो 15 गुने 13 करना है, 13 दहाई 130, 13 5 65, 195, ठीक है। इससे ये खत्म, ऊपर बच गया घट के 14, नीचे जोड़ के हो गया 255, हो गया इसका आंसर, ठीक है। यही सब सीरियल 2024 का जो मेंस हुआ है, 2025 में आके मेंस हुआ है जनवरी में, ठीक है। 20 जनवरी का पेपर था, इसका सॉल्यूशन यही था जो आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो गया। क्या क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।